गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल। देखो, आज जो हमारा लेक्चर है वो केमिकल बॉन्डिंग में हमारे पास में एक टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सिंपल हम उसे एमओटी का नाम दे देते हैं। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है आप कह सकते हैं वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक्सटेंशन है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं, और हमने ठीक है वहाँ ओवरलैपिंग पढ़ी कि भाई हमारे पास में या तो हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है या हमारे पास में कोलेटरल ओवरलैपिंग होती है जिसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो आप ये कह सकते हैं उसी का फर्दर जो एक्सटेंशन है वो हमारे लिए क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहता है कि भाई जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल में होते हैं और एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं जिससे वो बॉन्ड बना लेते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का मानना आप कह सकते हैं थोड़ा डिफरेंट है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहता है कि भाई जो भी हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में स्टे किया करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहते हैं। मतलब इनके हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्टे किया करते हैं। भाई बात ये आती है कि आखिर हम कैसे पता करें, मतलब जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, मैंने कहा अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि उसकी शुरुआत क्यों की गई थी तो हम ये कह सकते हैं भाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या अदर थ्योरी इससे पहले जो भी थी, अगर हम उसके बेसिस पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करें, O2 की बात करें, तो O2 जिसमें 16 इलेक्ट्रॉन है वो कैसा होना चाहिए था हमारे हिसाब से डायामैग्नेटिक, मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा रिपेल करना चाहिए था, ये हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए था। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं था। प्रैक्टिकली जो ऑक्सीजन है वो पैरामैग्नेटिक पाया गया। मतलब प्रैक्टिकली आप ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन बेशक इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखता है लेकिन फिर भी वो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा वीकली अट्रैक्ट हुआ। तो उस ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिज्म को मतलब आप कह सकते हैं एक्सप्लेन करने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की इजाद हुई। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड हुए। तो जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, मैं ये कह सकता हूँ कि MOT इज यूज्ड टू एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिज्म ऑफ O2 एंड स्टेबिलिटी ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल मैंने कहा हमारे पास में आप समझ लें जिनके पास में दो एटम होते हैं, तो जैसे हमारे लिए N2 है ना, C2 है, इस तरह के जो भी मॉलिक्यूल हो गए, या आयनिक स्पीसीज भी हम ले सकते हैं डाई एटॉमिक में, जैसे O2 प्लस हो गया, N2 माइनस हो गया, इस तरह के आयनिक स्पीसीज भी हम ले सकते हैं। तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए, इनकी स्टेबिलिटी के लिए क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को ठीक है आप कह सकते हैं प्रपोज किया गया। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है दैट इज प्रपोज्ड बाय हुन एंड मुलिकन, ठीक, इन 1932। खैर आप जानते हैं केमिस्ट्री में इन सबसे कोई मतलब नहीं होता है कि किसने दिया, कौन सी ईयर में दिया, ये सब केमिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं हुआ करते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अपने कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। मतलब अगर आप NCERT में MOT देखोगे तो उसमें आप देखोगे शुरुआत में 6-7 पॉइंट्स लिखे हुए हैं उन्होंने। तो मैं एक बार वो NCERT में जो भी पॉइंट्स लिखे हैं उन्हें एक्सप्लेन करता हूँ, उनका मीनिंग क्या है आपको ये समझाता हूँ, उसके बाद में फिर हम आगे और ऑब्जर्व करेंगे। तो पहला जो MOT का पॉइंट आप देख रहे हो उसमें लिखा हुआ है जस्ट एज इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनी एटम आर प्रेजेंट इन वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसा कि मैंने भी कहा था कि भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट हुआ करते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि जो भी हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होंगे। अगर हम इसके दूसरे पॉइंट की बात करें, मतलब बहुत सिंपल सा पॉइंट है पहला कि भाई एटॉमिक ऑर्बिटल में मतलब जो है वो मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल में रहते हैं, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट है इन्होंने कहा कि भाई हमारे पास में जो भी ठीक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं
molecular orbital are formed by the combination of atomic orbitals of comparable energy and proper symmetry। इन्होंने कहा कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो कहीं अलग नहीं होते हैं, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल के द्वारा ही बनाए जाते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में आप कह सकते हैं ओवरलैपिंग कर लेते हैं, और एटॉमिक ऑर्बिटल के आपस में ओवरलैपिंग की वजह से नए ऑर्बिटल बन जाते हैं जो हमारे लिए क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो तरह के होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसे हम नेक्स्ट पॉइंट में भी डिस्कस करेंगे। तो मैंने कहा जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, अब ऐसा नहीं कि भाई एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, तो कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकते हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं है, उसमें भी एक रूल लगा हुआ है, और वो हमारे पास में रूल क्या है, रूल ये है कि जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे, सबसे पहली बात है कि भाई उनका एनर्जी कंपेरेबल होना चाहिए, और प्रॉपर सिमेट्री में वो आप कह सकते हैं कंबाइन करेंगे तभी ऐसा होगा। ये कंपेरेबल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने कहा मैं अगर कंपेरेबल एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट की बात करूं कि भाई हम कौन से कंपेरेबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो जैसे इक्वल एनर्जी हो तो चलेगा, या अगर एनर्जी डिफरेंस हो तो फिर बहुत कम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो 1s और 1s ये दोनों आपस में ओवरलैप करना चाहें, मुझे बड़ी खुशी होगी ये जान के कि 1s और 1s ओवरलैप कर रहे हैं, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों इक्वल एनर्जी का ऑर्बिटल है और इक्वल एनर्जी का ऑर्बिटल ओवरलैप कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर आपसे कहता कि भाई हमारे पास में 1s और 2s ये दोनों आपस में ओवरलैप करना चाहते हैं, तो भाई मना कर दिया जाएगा कि नहीं, 1s और 2s में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी गैप है, और जब एनर्जी गैप मैंने कहा बढ़ गया तो अब ये क्या कर सकते हैं, आपस में ओवरलैप नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ कंपेरेबल एनर्जी वाले ऑर्बिटल ही आप कह सकते हैं ओवरलैपिंग में अलाउड हुआ करते हैं। हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हमारे पास में जो भी ऑर्बिटल है, ठीक है ना, हम ये कह सकते हैं कि जैसे मान लो सेकंड है तो मान लो 2s है और 2p है, अगर एक बार के लिए ये आपस में मिक्सिंग करने की सोचें तो हम ये ज़रूर कह पाएंगे भाई 2s और 2p में तो कोई बहुत ज़्यादा एनर्जी गैप नहीं होगा, मतलब ये एक तरह से ओवरलैपिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या अगर मान लो 2p है, अब मान लो जैसे 2px और 2px है, ये आपस में ओवरलैप करना चाहें तो भाई जाहिर सी बात है ये तो इक्वल एनर्जी वाले हो गए, ये ओवरलैप कर सकते हैं। तो पहली बात है कि कंपेरेबल एनर्जी वाले ऑर्बिटल ही एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे और वहाँ से वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। अब बात आती है दूसरी कि प्रॉपर सिमेट्री, ऐसा नहीं कि किसी भी सिमेट्री में कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास में एक s सबसेल है और दूसरा s सबसेल है, अगर मुझसे कहा जाए कि भाई ये ओवरलैप करेंगे तो मैं कह दूंगा कि हाँ भाई ये ओवरलैप कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम सिमेट्री वाले हैं। मैंने कहा अगर मेरे पास में s ऑर्बिटल है और मैंने जो है वो ठीक है pz ऑर्बिटल अगर ले रखा है, मुझसे कहा जाए ये ओवरलैप कर सकते हैं तो कर जाएंगे, क्योंकि इन दोनों के लिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस सेम है, ठीक है। ऐसे ही मुझसे कहा जाए कि भाई मेरे पास में एक px ऑर्बिटल है और दूसरा भी px ऑर्बिटल है, क्या ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे, तो नो डाउट ये भी जाहिर सी बात है प्रॉपर सिमेट्री वाले हैं तो ओवरलैप कर जाएंगे। लेकिन मुझसे कहा जाए कि भाई हमारे पास में एक px ऑर्बिटल है और एक जो है वो pz ऑर्बिटल है, क्या ये दोनों ओवरलैप कर सकते हैं? नहीं भाई, आप जानते हैं जो px और pz है ये तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है भाई, 90 डिग्री पे रहने वाले ऑर्बिटल है, समझ, मतलब एक ऑर्बिटल इस तरह से होगा और दूसरा ऑर्बिटल ऐसे होगा, तो ये दोनों आपस में ओवरलैप नहीं कर सकते। ओवरलैपिंग के लिए या तो दोनों ऑर्बिटल के लोब एक दूसरे के आमने सामने होने चाहिए, या आप कह सकते हैं दोनों ऑर्बिटल के लोब जो हो इस तरह से होने चाहिए, भाई दो तरह की ओवरलैपिंग हो सकती थी। तो इसलिए दूसरी कंडीशन जो बनाएगी वो क्या बनाएगी कि प्रॉपर सिमेट्री होना बहुत ज़रूरी है, कि अगर प्रॉपर सिमेट्री नहीं होगी
तब भी हम ये कह सकते हैं भाई ओवरलैपिंग अलाउड नहीं होगी। ठीक है, तो हमने दूसरा पॉइंट समझा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए जो कहा गया कि भाई दे आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंपेरेबल एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री। तीसरा पॉइंट क्या है एमओटी का, ये सारे पॉइंट्स जो आप देखोगे एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, बाकायदा आपको लिखे हुए दिख जाएंगे। तीसरा पॉइंट, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वन न्यूक्लियस while in molecular orbital it is influenced by, ठीक है, 2 or more nucleus depending on the number of atoms. That's why atomic orbital are monocentric and molecular orbital are polycentric. ठीक है, आपको ये टर्म लिखे हुए मिलेंगे दो। आपसे कहा जाएगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं वो हमारे लिए मोनोसेंट्रिक होते हैं और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो पॉलीसेंट्रिक होते हैं। ये मोनोसेंट्रिक और पॉलीसेंट्रिक का मीनिंग क्या है, मसला क्या है, वो मैं आपको समझाता हूँ। मोनोसेंट्रिक और पॉलीसेंट्रिक का मसला ये है कि जैसे सपोज करो, मान लो हमारे पास में हमने एक H एटम ले लिया, ठीक है, मैंने हाइड्रोजन एटम ले लिया, 2 हाइड्रोजन एटम मैंने अलग अलग कंसीडर किए। इस बार मुझे मालूम है भाई यहाँ पे हमारे पास में न्यूक्लियस होगा और जो भी हाइड्रोजन एटम है उसके आउटरमोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो आप ये कह सकते हैं भाई जाहिर सी बात है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। मतलब ये जो भी इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फील्ड में रहेगा, है ना, उसके अट्रैक्शन से स्टेबलाइज होगा। दूसरा एटम वो भी सेम बिहेवियर शो करेगा कि भाई हमारे पास में इसमें एक न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और हम ये कह सकते हैं भाई जाहिर सी बात है ये भी क्या होगा, इस न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फील्ड में रहेगा, इवन उसकी वजह से स्टेबिलिटी मिल रही होगी इसे। तो इन एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब जो हमारे पास इंडिपेंडेंट एटम है, ये मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए। तो मैंने कहा कि भाई हमारे पास में जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, उन एटॉमिक ऑर्बिटल में जो है वो जो भी इलेक्ट्रॉन है वो सिंगल एक ही न्यूक्लियस के द्वारा तो अट्रैक्ट हो रहा है उसी के अट्रैक्टिव फील्ड में। दूसरे एटम के न्यूक्लियस से उसे क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये सिर्फ एक ही आप कह सकते हैं न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए एटॉमिक ऑर्बिटल को मोनोसेंट्रिक बोला जाता है। एक ही सेंटर, इनका जो अट्रैक्टिव सेंटर है वो एक है। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल बन गया, जैसे भाई हमारे पास में H2 मॉलिक्यूल होता, अब मैंने कहा जब H2 मॉलिक्यूल है तो भाई ठीक है, ये 2 H एटम है, एक H एटम ये और एक H एटम ये है। आपको मालूम भाई इस एटम का न्यूक्लियस यहाँ पे है और मान लो इस एटम का न्यूक्लियस यहाँ पे है, प्लस हमें मालूम है कि दोनों एटम जो हैं आपको मालूम है इस बार बॉन्ड बना चुके हैं। तो जो भी हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इस बार यहाँ पे होंगे। तो मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि भाई ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस न्यूक्लियस के द्वारा भी अट्रैक्ट फील्ड में रहेगा और इस न्यूक्लियस के भी अट्रैक्टिव फील्ड में रहेगा। सिमिलरली ये जो इलेक्ट्रॉन है इस न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फील्ड में रहेगा और इसके भी फील्ड में, मतलब यहाँ पे आप ये कह सकते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 2 न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फील्ड में रहेगा, 2 न्यूक्लियस से वो स्टेबलाइज होगा। मतलब ये हमारे लिए क्या है, मतलब आप कह सकते हैं पॉलीसेंट्रिक हो गया। अब जैसे मान लो 2 एटम थे तो 2 एटम के न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फील्ड में रहा। अगर मान लो 3 एटम होते तो 3 के फील्ड में होता, तो वही लिखा हुआ था कि डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एटम्स इन दी मॉलिक्यूल। और इसीलिए हमने कहा कि भाई हमारे पास में जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं दे आर पॉलीसेंट्रिक, ठीक है ना। इवन ऐसा होने से स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है भाई, जितना ज़्यादा न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लग पाएगा स्टेबिलिटी क्या होगी उतनी ज़्यादा कंसिडर की जाएगी। तो हम इस पॉइंट का मीनिंग भी समझ रहे हैं कि भाई हमारे लिए इस पॉइंट का मीनिंग क्या होगा। अगला पॉइंट है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब बहुत सिंपल सी बात है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं, फॉर्म भी होते हैं, ठीक है। मतलब मैंने कहा बहुत सिंपल है कि अगर मान लो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है ना, सिंपल है। अगर मान लो 4, मतलब हम कह सकते हैं भाई मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे
तो 4 ही हमारे पास में क्या होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो ये इन्होंने सिंपल कह दिया कि भाई जितने हमारे पास में एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे उतने ही क्या होंगे, फॉर्म हो जाएंगे। अब बात ये आती है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल के कंबाइन करने से मैंने कहा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं और उतने ही बनते हैं जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं। लेकिन जो एटॉमिक ऑर्बिटल बनते हैं वो 2 टाइप से डिफाइन किए गए, मतलब उन्हें 2 मतलब आप कह सकते हैं पार्ट में कैटेगराइज किया गया। वन इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मैं शॉर्ट में इसको BMO लिख लिया करूँगा, आप ध्यान रखेंगे। और दूसरा हमारे पास में क्या था, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है ना। मैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को ABMO लिख लिया करूँगा, ठीक है ना, मतलब बस ये ध्यान रखना है, मैं शॉर्ट में ही लिखता हूँ। तो मैंने कहा कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन किए, सपोज करो जैसे मान लो हमारे पास में 1s और 1s था, ये दोनों आपस में कंबाइन किए, तो मैंने कहा यहाँ से 2 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। आपको मालूम है भाई जो 2 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उनमें से एक हमारे लिए क्या पढ़ा जाएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हम सभी जानते हैं सिग्मा 1s होगा वो, और एक सिग्मा स्टार 1s। तो मैंने कहा ये हमारे लिए क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये लिखा गया। हाँ, मैं अगर बाई चांस आपसे ये कहूँ कि भाई बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होता है, तो हम ये कह सकते हैं भाई जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कम होती है। और हम सभी जानते हैं भाई साइंस सिंपल सी बात कहता है कि जितनी एनर्जी कम स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। तो मैंने कहा कि भाई हमारे पास में बॉन्डिंग की एनर्जी कम है, इसलिए बॉन्डिंग वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। तो वो लिखा हुआ है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी एंड हेंस ग्रेटर स्टेबिलिटी देन द करस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसीलिए इस रिप्रेजेंटेशन में मैंने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को नीचे दिखाया और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को ऊपर दिखाया। मान लो मुझसे अगर ये कहा जाता कि भाई हम जो है ये हमारे पास में एटॉमिक ऑर्बिटल का एक एनर्जी लेवल है कि भाई एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल ये रहेगा, जाहिर सी बात है जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कम हो गई और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी बढ़ गई। मैं आपसे कहता कि भाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो A अमाउंट से कम हो गई और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी B अमाउंट से बढ़ गई। तो इन दोनों में हम क्या रिलेशन देखेंगे कि भाई A जो है वो B के बराबर होगा या फिर मैंने कहा A जो है वो B से बड़ा होगा, A B से छोटा होगा। देखो तो बात क्या है वो मैं बता देता हूँ। बात यह है कि इन दोनों में रिलेशन ये होता है B ग्रेटर देन A। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे पास में एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसका एनर्जी नो डाउट बढ़ता तो है ही एटॉमिक ऑर्बिटल के रेस्पेक्ट में। और हम ये कह सकते हैं कि भाई एंटी बॉन्डिंग का मैंने कहा जो हमारे पास एनर्जी बढ़ा, ठीक है, वो ज़्यादा अमाउंट से बढ़ा इन विद रेस्पेक्ट टू जो बॉन्डिंग की एनर्जी हमारे लिए कम हुई। तो वही मतलब अगर कभी रिलेशन पूछ लिया जाए तो हम बता देंगे भाई क्या होगा, B ग्रेटर देन ए, या एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी जो आप कह सकते हैं वो ज़्यादा अमाउंट से बढ़ जाएगी, ठीक है ना। B और A समझ रहे हैं ना, A और B हमारे लिए क्या है, मतलब A आप कह सकते हैं A इज दी एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल, मैं एटॉमिक ऑर्बिटल को AO लिख देता हूँ, एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल था भाई उसकी भी तो अपनी एनर्जी होती है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच का एनर्जी गैप मैंने A कहा है। और B हमारे लिए क्या है, B इज दी एनर्जी डिफरेंस और एनर्जी गैप जो भी आप लिखना चाहो बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसके बीच का एनर्जी डिफरेंस है। तो हम कहीं ना कहीं ये बात समझ गए कि भाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करेगा और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो मॉलिक्यूल को डीस्टेबलाइज करेगा, ठीक है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आराम से इस पॉइंट को भी समझ पाए
कि भाई जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। पहली बात तो ये है। उनमें से हमने कहा कि भाई दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जिसमें से एक को बॉन्डिंग कहा जाएगा और एक को एंटी बॉन्डिंग कहा जाएगा। बॉन्डिंग वाले की एनर्जी कम है इसलिए वो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करेगा, और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा है इसलिए वो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को कम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब मैं वो भी समझाऊंगा कि बॉन्डिंग वाले की एनर्जी कम क्यों है, एंटी बॉन्डिंग की ज़्यादा क्यों है। वो सारी चीज़ें हम एक एक पॉइंट में हर चीज़ को डिस्कस करते चलेंगे, उसके लिए हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगला पॉइंट आप एक पढ़ेंगे, वो उसने कहा कि जस्ट एज द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड अ न्यूक्लियस इन एन एटम इज गिवन बाय एटॉमिक ऑर्बिटल, सिमिलरली, ठीक है, उसने कहा कि भाई जो भी हमारे पास में इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन अ मॉलिक्यूल इज गिवन बाय द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब सिंपल उन्होंने कहा कि भाई जैसे हमने एटॉमिक ऑर्बिटल में पढ़ा था ना कि भाई हमारे पास में कोई भी एक न्यूक्लियस है ना, और न्यूक्लियस के पास में इलेक्ट्रॉन की हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को ऑब्जर्व किया था। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, एक बार हम इसके बारे में जो है वो जान चुके हैं, है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस किया करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में ये होता है कि भाई जो भी न्यूक्लियस है उसके, ठीक है, आसपास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमें मिलती है, वैसे ही किसी भी मॉलिक्यूल में क्या होता है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं बेसिकली, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आप कह सकते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट क्या करते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होगी, वो बता देते हैं। अगला पॉइंट आप देखोगे तो मैंने कहा जो भी हमारे पास में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, यहाँ पे हम ना वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखते हैं किसी मॉलिक्यूल के लिए जो हमने ऑलरेडी किसी एलिमेंट के लिए पढ़ा है, वो नहीं लिखा जाता। यहाँ एक नया सेपरेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया गया, और वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कह सकते हैं जो हमारे पास में, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर आप कह सकते हैं ऑब्टेंड होता है। हाँ, लेकिन जो भी आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया गया, स्टिल जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के टाइम पर वो सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं कि हम अभी भी स्टिल क्या है, आहवा रूल को फॉलो करते हैं, हुन्स रूल को फॉलो करते हैं, पॉलिस को फॉलो करते हैं, मतलब जो हमने ऑलरेडी, ठीक है, एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में रूल फॉलो किए थे, वही सारे रूल जो है वो हम यहाँ भी एज इट इज़ फॉलो किया करते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं आता है। तो वही लिखा हुआ है, दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लाइक द एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन अकॉर्डिंग टू दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन अकॉर्डेंस विद द आहवा प्रिंसिपल, पॉलिस प्रिंसिपल एंड हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मतलब वो सारे रूल मैंने कहा एज इट इज़ फॉलो होने हैं जो हमने पहले फॉलो किए थे, ठीक है ना, उनमें कोई बदलाव नहीं आएगा भाई। मतलब वही जो भी हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की थी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे आहवा के अकॉर्डिंग, है ना। हुन्स के अकॉर्डिंग अगर कोई डिजेनरेट ऑर्बिटल है, इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल है, तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग एक एक करके की जाएगी। ऐसे पॉली के अकॉर्डिंग एक ऑर्बिटल में दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, तो हम दो से ज़्यादा यहाँ भी नहीं रखेंगे। मतलब रूल सारे वही हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन मैंने कहा कि हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो किस ऑर्डर में फिल होंगे, ये मतलब ये कोई ऐसे रूल पर डिपेंड नहीं करता। जैसे हमें याद है एटॉमिक ऑर्बिटल की फिलिंग में n+l रूल पढ़ा था, या जैसे दूसरा नाम बोरबरी रूल का हम देते हैं, वो हमने पढ़ा था। लेकिन मतलब यहाँ ऐसा रूल नहीं चलता है, ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर डिटरमाइंड तरीका होता है, और एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करके हमें बता दिया कि भाई हमारे पास में ये एनर्जी ऑर्डर है, आप इस एनर्जी ऑर्डर को फॉलो कर लो, और इसके बेसिस पर आप क्या करो, जो भी हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसे लिख लो, ठीक है ना। तो हम ये बात समझ गए। अब बात आती है कि चलो भाई ठीक है, यहाँ तक तो सारी बातें ठीक है कि आपने कहा कि भाई एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो आपस में कंबाइन करते हैं, और उनके कंबाइन करने की वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाते हैं। जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं वो दो तरह के होते हैं, वन इज़ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड अदर वन इज़ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग वालों की एनर्जी कम होती है, वो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, और एंटी बॉन्डिंग की आप कह सकते हैं एनर्जी ज़्यादा होती है, वो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम करते हैं। प्लस हमने ये भी देख लिया था कि एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी जो होती है वो बॉन्डिंग के रेस्पेक्ट में ज़्यादा होती है, यहाँ तक हमने देख लिया, प्लस रूल फॉलो होने हैं। अब बात आती है कि भाई ठीक है, चलो ये सब बातें तो अपनी जगह सही हैं, लेकिन आखिर वो जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो कैसे कंबाइन करते हैं। तो उसके लिए फिर हमारे पास में क्या, जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं दे आर फॉर्म्ड बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो ऐसे बनते हैं
तो मैंने कहा ये हमारे पास में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कि भाई आखिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बन रहे हैं। तो उसके लिए जो हमारे पास में तो तरीका है, जो एक्सप्लेनेशन है, वो ये है कि इट इज़ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे हम शॉर्ट में LCAO का नाम दे रहे हैं। कि जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल है वो ना, हमने कहा कि बड़े लीनियर वे में हमने समझने की कोशिश की, लीनियरली कंबाइन कर जाते हैं, उससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाते हैं। मैं आपको समझाता हूँ कि ये मसला क्या है। जैसे ये डायग्राम NCERT से उठा के रखा गया है कि हमारे पास में कोई भी दो मतलब वेव फंक्शन है साई ए और साई बी, है ना। अब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, जिसमें एक बॉन्डिंग बन रहा है और एक एंटी बॉन्डिंग बन जा रहा है। ठीक, मैं आपको ये समझाता हूँ कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है। चलो पहले मैं आपको बताता हूँ अबाउट फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कि आखिर ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे फॉर्म होते हैं। दो होता क्या, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं दे आर फॉर्म्ड by addition, overlap of atomic orbitals। ठीक, और मैं ये भी कह देता हूँ इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन atomic orbitals combine in same phase। देखो आप सभी को मालूम है कि भाई श्रोडिंगर के हिसाब से जो भी इलेक्ट्रॉन है वो एक वेव की तरह बिहेव करता है। अगर इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता है तो ठीक है, हम उसके वेव फंक्शन की बात कर सकते हैं। तो हम कोई भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल ले लेते हैं। मैंने कहा हमारे पास में कोई दो एटॉमिक ऑर्बिटल हम कंसिडर कर रहे हैं। मैंने ठीक उसका एक मेजर वेव फंक्शन ऑब्जर्व किया। मान लेता हूँ कि ये हमारे पास में साई ए को रिप्रेजेंट करेगा। ये मैंने साइन लगा दिया, आपको मालूम है ये ज्योमेट्रिक साइन है। दूसरा एक और हमारे पास में एटॉमिक ऑर्बिटल है, भाई उसमें भी इलेक्ट्रॉन तो वेव की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसका वेव फंक्शन है अपना। उसका जो वेव फंक्शन है उसे मैंने साई बी कह दिया। ठीक है ना, हमने कहा कि भाई हमने दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंसिडर किए और उनके वेव फंक्शन को साई ए और साई बी कह दिया गया। जब आपको मालूम है कि भाई ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करेंगे, भाई आपको मालूम, ये तो हमने वेव में पढ़ रखा है, हम वेव को 11th में पढ़ते हैं फिजिक्स में, तो हम जानते हैं कि जब सेम फेस में दो वेव आपस में कंबाइन होती हैं तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है। इसीलिए अगर मुझसे पूछा जाए कि बताओ भाई हमारे पास में जो भी वेव मतलब बॉन्डिंग है वो कैसे बनते हैं, तो ये भी मैं लिख देता हूँ, दैट इज बाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है ना, आपने ये दो टर्म सुने होंगे फिजिक्स में, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। आपको मालूम है जब सेम ठीक है फेस में दो वेव आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो नो डाउट उनके एम्पलीट्यूड क्या होंगे, इस बार बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में आप कह सकते हैं प्लस वाले आपस में ओवरलैप करके एम्पलीट्यूड बढ़ गया और सिमिलरली माइनस वाले आपस में ओवरलैप कर गए जिससे एम्पलीट्यूड बढ़ गया। तो यहाँ पे नो डाउट हमारे लिए क्या हुआ कि हमने कहा कि भाई जो भी हमारे पास में वो साई ए प्लस साई बी, चाहे सिंपल लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब यही था कि हम मतलब कोई बहुत बड़ा एडिशन नहीं करेंगे, कोई बहुत बड़ा डिवीजन नहीं करेंगे, सिंपल लीनियरली हम क्या करेंगे, वेव को आपस में ऐड कर देंगे। तो माने का दो वेव हैं तो सिंपल हमने ऐड कर दिया साई ए प्लस साई बी, ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कहलाता है। अगर आपको याद हो तो आप याद करो,
हमने एक बात पढ़ी थी, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमारे पास एक टर्म होता है साई स्क्वायर, एंड साई स्क्वायर रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, है ना। साई स्क्वायर मैंने कहा हमारे लिए क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट क्या करता है। तो मैंने कहा अगर मैं आपसे ये कहता कि भाई हमारे पास यहाँ जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो क्या हो जाएगा, साई ए स्क्वायर हो जाएगा। मैंने कहा यहाँ पे हमारे पास में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो साई बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे वेव फंक्शन जो हमारे पास में वो क्या है, साई ए प्लस साई बी है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होगी, साई ए प्लस साई बी का स्क्वायर हो जाएगी। मैं अगर देखो आपसे ये कहता कि मैं अगर इंडिविजुअल लेवल पे अब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी की बात करता, तो यहाँ इस एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी साई ए स्क्वायर होती, इस एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी साई बी स्क्वायर होती। और मैं इंडिविजुअल लेवल पे जब दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल की मैंने बात की और उन दोनों प्रोबेबिलिटी को मैं अगर ऐड करता तो साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर होती। लेकिन अगर ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर गए और यहाँ से एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, भाई ये हम जो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं ये इनकी ओवरलैपिंग के बाद बन रही ऑर्बिटल है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो साई ए प्लस साई बी का स्क्वायर है। मैं एक काम करता हूँ, मैं साई ए प्लस साई बी का स्क्वायर ओपन कर दूँ अगर आप कहें तो मैंने कहा अगर मैं साई ए प्लस साई बी का स्क्वायर ओपन करूँगा तो ये आ जाएगा साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ साई ए साई बी। भाई यही तो लिखोगे, भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर सभी ने पढ़ रखा है। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो क्या है, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ साई ए साई बी। तो इंडिविजुअल लेवल पर जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी थी आपको मालूम है भाई वो प्रोबेबिलिटी क्या थी, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर थी। लेकिन जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया, वो इलेक्ट्रॉन अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर चला गया तो वहाँ पे आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, और कितने अमाउंट से बढ़ गई, 2 टाइम्स ऑफ साई ए साई बी। तो इसीलिए हमने कहा कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी मतलब आप कह सकते हैं न्यूक्लियस का अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसीलिए मॉलिक्यूल आप कह सकते हैं स्टेबल हो सकता है, या आप कह सकते हैं भाई जो भी इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में स्टे करेगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जो हमारे पास में आप कह सकते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, उसे हमने क्या नाम दिया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और वहाँ पे आप ये देख सकते हो कि जैसे ये दिखाया हुआ एनसीईआरटी ने कि साई ए हमारे पास में एक वेव फंक्शन है, साई बी एक वेव फंक्शन है, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर गए तो यहाँ से जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना वो उसका वेव फंक्शन क्या है, साई ए प्लस साई बी। और उसे बॉन्डिंग क्यों कहा गया, उसकी वजह से स्टेबिलिटी क्यों बढ़ी वो आप देख रहे हैं, क्योंकि ऐसा होने की वजह से क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बढ़ गई, मतलब सिंपल सी बात है कि कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इस अमाउंट से बढ़ती हुई नजर आ गई। चलो ये तो हमने समझा कि भाई फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के मतलब जो भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो कैसे बने। एक बार एंटी बॉन्डिंग और हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई एंटी बॉन्डिंग कैसे बनेंगे, चलो उसे भी मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मेशन ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अगर मैं फिजिक्स के भाषा में कहूँ तो आप ये कह सकते हैं बाई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, आपने मैंने कहा फिजिक्स में 2 नाम सुने, वन इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड अदर वन इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जो भी हमारे पास है मॉलिक्यूलर एंटी बॉन्डिंग होते हैं दे आर फॉर्म्ड बाय डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है वो मैं लिख देता हूँ कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड बाय subtraction, overlap of atomic orbital। जैसे बॉन्डिंग वाले क्या होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल के जुड़ने से बनते हैं,
यहाँ पे क्या होते हैं, जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उनके वेव फंक्शन आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उससे एंटी बॉन्डिंग बन जाते हैं। ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ कि जो भी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड बाय या आर फॉर्म्ड व्हेन atomic orbital overlap in opposite phase। ठीक है, मैंने कहा जब एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो अपोजिट फेस में ओवरलैप करते हैं, जब सेम फेस में ओवरलैप किए थे तो बॉन्डिंग बने, और मैंने कहा अगर अपोजिट फेस में ओवरलैप करते हैं तो क्या होता है, वहाँ से एंटी बॉन्डिंग बनते हैं। वो भी मैं आपको समझाता हूँ। फिर से हम वही काम करते हैं कि भाई हमने जो है फिर से क्या है, दो वेव फंक्शन कंसिडर किए। मान लो ये किसी एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन उसका वेव फंक्शन है उसे मैंने साई ए कह दिया। दूसरा हमारे पास में एक और एटॉमिक ऑर्बिटल है, आप ये कह सकते हैं भाई हमारे पास में जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है, उसमें ये साई बी कह दिया इसका वेव फंक्शन। जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास में, मैं इसको प्लस माइनस ऐसे दिखा देता हूँ, है ना, आपके लिए थोड़ा आसान रहेगा। मतलब देखो कैसे भी रिप्रेजेंट कर लो, ऐसे दिखा दूँ या मैं इसको ना इसी तरह से रिप्रेजेंट करता हूँ जिसमें हमारे लिए समझ पाना थोड़ा आसान है। मतलब मैं ऐसे ही वेव फंक्शन दिखा देता, यहाँ माइनस यहाँ प्लस लगा देता। अब जब ओवरलैपिंग होगी तो प्लस वाले की माइनस वाले के साथ होगी, तो आप जानते हैं प्लस वाले की माइनस वाले के साथ ओवरलैपिंग होगी तो क्या होगी, डिस्ट्रक्टिव होगी। तो जो भी वेव एम्पलीट्यूड है आप क्या पाएंगे, वो कम हो जाएगा। मान लो वेव एम्पलीट्यूड मेरे पास में कुछ इस तरह का आ गया। जब डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो गई तो यहाँ वेव फंक्शन क्या आ जाएगा, बोलो, साई ए माइनस साई बी, यही तो था। तो हमारे पास इस बार जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, भाई ये तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही बनेगा ना दोनों की ओवरलैपिंग से। तो वहाँ पे हमने देखा कि जो वेव फंक्शन है हमारे पास में, वो वेव फंक्शन क्या कहलाया, साई ए माइनस साई बी कहलाया। अब अगर मान लो चलो मैं मतलब प्रोबेबिलिटी की बात कर लूँ, तो मैंने कहा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो साई ए स्क्वायर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई बी स्क्वायर है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई ए माइनस साई बी का स्क्वायर है। मैं अगर स्क्वायर ओपन कर दूँ तो ये हो जाएगा साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ साई ए साई बी। भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम सभी जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, तो वही लिखा। अब आप देखो इंडिविजुअली हमारे पास में ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल था, इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई ए स्क्वायर था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई बी स्क्वायर थी। लेकिन जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, भाई इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऐड करते तो साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर होती। लेकिन हमने देखा कि हमारे पास में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना वहाँ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी उल्टा कम हो गई, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस, तो मैंने कहा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कम हो गई, और कितने अमाउंट से कम हो गई, 2 साई ए साई बी। भाई जब इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कम हो गई, प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम मैंने कहा अगर कम हो गया तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन का जब पाने मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है तो वहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स भी कम होंगे, अट्रैक्टिव फोर्स कम होंगे तो स्टेबिलिटी भी कम होगी। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि हमारे पास में जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है भाई मॉलिक्यूल के अंदर स्टेबिलिटी को कम कर देना, ठीक है, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी को कम कर देते हैं इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की। और कितने अमाउंट से कम कर देते हैं वो हमने देख लिया कि 2 साई ए साई बी के अमाउंट से कम कर देते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमने जो देखा था कि भाई जितने अमाउंट से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बढ़ी थी उतने ही अमाउंट से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी कम भी हो गया। मतलब जितने से बॉन्डिंग बढ़ता है उतने से एंटी बॉन्डिंग में कम हो जाता है। अब मैंने कहा बाकी हमारे पास में ये वो देख रखा है एनसीईआरटी का, तो ये हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बना, तो यहाँ वेव फंक्शन क्या है, साई ए माइनस साई बी। वो अलग बात है कि जो हमारे पास में बॉन्डिंग होते हैं उनको हम सिंपल रिप्रेजेंट करते हैं,
और जिनके ऊपर हम स्टार लगा देते हैं वो हमारे लिए क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल है वो आपस में ओवरलैप कर गए, जहाँ से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना जिनकी एनर्जी कम है, और यहाँ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना जिनकी एनर्जी ज़्यादा है। और हम ये भी जानते हैं कि एंटी बॉन्डिंग वाले की क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाले से जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उससे एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मैंने कहा हमारे पास में क्या होते हैं, स्टार से रिप्रेजेंट कर दिए जाते हैं। और कुछ नहीं, ये मतलब बहुत सिंपल सी बात है, मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है कि दे का मतलब मेरा यहाँ पे क्या है, एंटी बॉन्डिंग। मैं एंटी बॉन्डिंग ही लिख देता हूँ, ऐसा ना हो कि आप इस बात का ही कोई गलत मतलब निकाल लो, है ना। तो मतलब ये है कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर रिप्रेजेंटेड बाय स्टार। ठीक है, मतलब ऑर्बिटल के ऊपर हम क्या करते हैं, स्टार लगा देते हैं। ठीक है भाई, ये हमें समझ में आ गया। अब देखो जो बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग बनते हैं इनको वही सिग्मा और पाई होते हैं, मतलब वो डिपेंड करता है कि भाई जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहे हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं या पाई बॉन्ड बनाते हैं। अगर सिग्मा बनाते हैं तो वहाँ से एक बॉन्डिंग वाला सिग्मा ऑर्बिटल बन जाएगा और एक एंटी बॉन्डिंग वाला सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा। अगर पाई बॉन्ड बनाते हैं तो फिर वही कहानी है कि एक जो हमारे पास है वो पाई बॉन्डिंग वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा और एक पाई वाला क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ सिग्मा और पाई में कोई डिफरेंस नहीं होता, सिग्मा पाई वही होता है जो हमारे पास में पहले था। तो मैंने कहा हमारे पास में दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं भाई, ये तो आप भी समझ रहे हैं कि एक जो हमारे पास में वो ठीक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो बॉन्डिंग है, एक एंटी बॉन्डिंग है, उसमें भी सिग्मा और पाई वाले बनते हैं। और मैंने कहा सिग्मा और पाई वाले बहुत सिंपल हैं कि जो सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं, जैसे मान लो एस सबसेल होती है वो सिग्मा बनाती है, तो जब 1s और 1s कंबाइन करेंगे तो वहाँ से जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो सिग्मा बनेगा। और उसमें दो हो जाएंगे, एक सिग्मा हो जाएगा और एक सिग्मा स्टार हो जाएगा। जो सिंपल सिग्मा है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन और जो सिग्मा स्टार है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। लाइकवाइज मैंने कहा जैसे हमारे पास में px और px है, वो px और px जाहिर सी बात है हमें मालूम है कि भाई पाई बॉन्ड बनाते हैं। हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये बात पढ़ी होती है कि जो भी हमारे पास में z एक्सिस होता है वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होता है, मतलब सिग्मा बॉन्ड बनाने की जिम्मेदारी z एक्सिस को दी जाती है और बाकी जो x और बाई एक्सिस होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग क्या होता है, पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। मतलब उसी का एक्सटेंशन ही तो होता है, तो सब कुछ बातें वही हैं जो हमने वहाँ पे पढ़ रखी होती हैं, मतलब कुछ नया नहीं है, ऐसा नहीं है कि एकदम डिफरेंट यहाँ पे होता है। तो वही लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। अब उसमें जो भी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बनते हैं तो वही सिंपल कहानी लिखी है जो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ रखी होती है कि फॉर पाई ओवरलैपिंग द लोब्स ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द न्यूक्लियाई। ठीक है, हमने ये बात सभी ने पढ़ी है कि भाई जो हमारे पास में पाई बॉन्ड है, जैसे मान लो हमारे लिए ये एक px ऑर्बिटल है ना, और ऐसा ही एक और px ऑर्बिटल है, जब ये आपस में ओवरलैप करेंगे तो हमें मालूम है भाई यहाँ से नए ऑर्बिटल बनेंगे, यहाँ थ्योरी के हिसाब से एक बॉन्डिंग बनेगा और एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा। तो ये हमारे लिए क्या है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है जो न्यूक्लियस से पास कर रही है, ये एक्सिस हमारे लिए क्या कहलाती है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, इस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बोलते हैं। तो वही कहानी लिखी गई है कि भाई और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होता कौन सा है, हालांकि ये बात वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लिख चुके होते हैं और मैं एक बार फिर लिख देता हूँ, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज PZ, जो Z एक्सिस है उसे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस माना जाता है। ठीक है ना, यहाँ मैंने P के हिसाब से लिख दिया तो PZ लिख दिया है। तो वही लिखा हुआ द ओवरलैपिंग ऑफ, ठीक है, पाई ओवरलैपिंग के लिए जो भी लोब्स होते हैं वो हमें मालूम है भाई कैसे ओवरलैपिंग शो करते हैं, वो ओवरलैपिंग ठीक है पैरेलल ओवरलैपिंग या कोलेटरल ओवरलैपिंग शो करते हैं, इस तरह के लोब आपस में ओवरलैप करते हैं। ठीक, भाई सिग्मा में क्या होता है कि भाई सिग्मा हमें मालूम है जो वो कोएक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है। तो अगर मान लो हमारे पास में इस तरह से होता कि जैसे एक ये PZ ऑर्बिटल है और दूसरा हमारे पास में ये PZ ऑर्बिटल है, जब ये कोएक्सियल ओवरलैपिंग शो करेंगे दोनों आपस में
वहाँ से जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, सिग्मा बनेगा। तो ये वाला जो है ये तो पाई बॉन्ड बनाएंगे, और मैंने कहा जब ये कोएक्सियल ओवरलैपिंग शो करेंगे, हेड ऑन ओवरलैपिंग एक तरह से, तो सिग्मा बना देंगे, वो लिखा है। फिर अगला पॉइंट लिखा गया है कि द पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल साई इज जीरो along the internuclear axis and consequently the electron density psi square is also zero। मतलब जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है वो तो ये है, ठीक। तो अब जो लोब है भाई, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मैंने कहा हमारे पास में ये रहेगी। अब लोब जो है वो ऊपर है, एक लोब ये ऐसे और दूसरा लोब का लोअर वाला पार्ट ये है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो तो लोब ही में तो होती है। तो मैंने कहा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर पाई जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे पाई जाएगी, लेकिन इस एक्सिस के करस्पॉन्डिंग तो कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी। तो वही लिखा हुआ है कि हमारे पास में जो भी पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उसमें जो इंटर न्यूक्लियर वाली लाइन होती है, लाइन का मतलब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, उसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो है, मतलब साई स्क्वायर जीरो है, साई जीरो है। सिग्मा में ऐसा नहीं होता है भाई। सिग्मा में क्या है कि हमारे पास ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस था और इसी के करस्पॉन्डिंग लोब है भाई। इस तरह से लोब हमारे पास में ये वाला पार्ट लोब है ना, और ऐसे इधर हाफ पार्ट इधर है। तो इस बार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ही है, तो बनेगा ये नहीं होगा। अब देखो जो हमारे पास में सिग्मा और पाई वाले जो बनते हैं, मैंने कहा उसमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनते हैं। तो उनमें ना दो टर्म डिफाइन होते हैं, आपने शायद किताबों में लिखे हुए देखे होंगे। एक टर्म होता है हमारे पास में जीरेड और दूसरा टर्म होता है हमारे पास में अनजीरेड। तो जीरेड और अनजीरेड को पहचानने के दो तरीके होते हैं। तरीका बहुत सिंपल है, मैं एक बार रीड कर देता हूँ फिर समझा देता हूँ कि जीरेड और अनजीरेड होते क्या हैं। द सिमेट्री ऑफ पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट सोन बाई सिग्मा ऑर्बिटल। मतलब उसने कहा कि पाई ऑर्बिटल की सिमेट्री और सिग्मा ऑर्बिटल की सिमेट्री दोनों अलग अलग होती हैं। इफ़ द बॉन्डिंग पाई, ये पढ़ने की कोशिश करना, इफ़ द बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल is rotated about the internuclear axis, a change in the sign of lobe occurs। मैं बताऊंगा। मैंने आपसे कहा कि अगर हमने कोई भी पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल ले रखा है और उस पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल को हम क्या करें, जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है इसके अबाउट रोटेट कर दें, तो साइन बदल जाते हैं। जो प्लस माइनस होते हैं वो अपोजिट हो जाते हैं। जैसे ऊपर प्लस नीचे माइनस है, तो उसे अगर हम रोटेट कर देंगे तो ऊपर जो है माइनस हो जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा। अगला आप पढ़ोगे क्या है, द पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आर देयरफॉर, ठीक, देयरफॉर अनजीरेड। मैंने कहा हमारे पास में क्या होते हैं, जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो अनजीरेड कहलाते हैं। अनजीरेड क्या होते हैं, अनजीरेड मैंने कहा क्या होता है, अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट किसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रोटेट कर दें और साइन बदल जाए तो उनको अनजीरेड बोलते हैं। फिर मैंने कहा वेयर एज ऑल सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर जीरेड। जितने भी सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो सभी क्या होते हैं, जीरेड होते हैं। कन्वर्सली द एंटी बॉन्डिंग, फिर यहाँ उल्टा लिखा है कि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो जीरेड होते हैं, और जो एंटी बॉन्डिंग, ठीक है ना, हमारे पास में सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो अनजीरेड होते हैं। देखो तो जैसे अब इनको एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जो हमने बातें पॉइंट्स की फॉर्म में पढ़ी हैं उनको एक बार एग्जाम्पल में देखा जाए कि भाई क्या है कैसे है। तो कहानी ये कि जैसे मेरे पास में मान लो मैं इसको देखता हूँ सिग्मा 2pz को, इसमें बता पाना आसान होगा क्योंकि ये तो नो डाउट बॉन्डिंग वाला है। या चलो इसमें भी देख लेते हैं, ये बॉन्डिंग 1s है हमारे पास। ये मैंने कहा क्या है, सिग्मा 1s का रिप्रेजेंटेशन है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अगर मैं इसे किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर भी दूँ, भाई जैसे मेरे पास में ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लो मैंने ले लिया, अब मैं अगर इसे इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर भी दूँ तो आपको क्या लगता है, क्या रोटेशन से साइन बदल जाएगा? नहीं बदलेगा भाई। रोटेट अगर मैंने कर दिया तो रोटेशन करने के बाद भी आप देखोगे साइन सेम रहेगा, पहले जो था वैसे अब भी रहेगा। तो हमने कहा कि भाई अगर साइन सेम रहेगा रोटेट करने के बाद, वो कैसे कहलाते हैं, हमारे लिए जीरेड पढ़े जाते हैं, उनको जीरेड बोला जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही मैंने कहा जैसे सिग्मा 2pz है, सिग्मा 2pz में अगर हम ये काम करें, मान लो हमारे पास में अगर सिग्मा 2pz है और मैं उसे इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दूं, ये एक्सिस हमने ले रखा है और मैंने कहा मैंने क्या किया, इस एक्सिस के अबाउट मान लो इसको रोटेट भी कर दिया, तो हमारे पास में क्या होगा, साइन सेम आ जाएंगे भाई। ये नेगेटिव वाला उधर चला जाएगा, वो वाला इधर आ जाएगा।
तो इसलिए ये सिग्मा वाले जितने भी बॉन्डिंग होते हैं, सिग्मा बॉन्डिंग सारे के सारे कैसे होते हैं, हमारे लिए जीरेड पढ़े जाते हैं। अनजीरेड में क्या होता है, अनजीरेड में उल्टा हो जाता है कि जैसे मान लो हमारे पास में ये है, मैं इसे इस एक्सिस के अबाउट मान लो रोटेट कर दूँ, मैंने अगर रोटेट कर दिया इसको तो नेगेटिव इधर आ जाएगा, पॉजिटिव उधर चला जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं साइन बदल गया, साइन बदल गया तो ये हमारे लिए क्या होता है, अनजीरेड। तो जितने भी मैंने कहा सिग्मा बॉन्डिंग होते हैं वो जीरेड होते हैं, और जितने भी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग होते हैं वो सारे के सारे अनजीरेड होते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही सिग्मा स्टार 2pz है, इसमें भी वही है, मान लो मैंने इस एक्सिस के अबाउट इसे रोटेट कर दिया होता, तो मैं अगर इसे इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर देता तो प्लस वाला इधर आ जाता, माइनस वाला उधर चला जाता, साइन बदल गए। अगर रोटेट करने पे साइन बदल गया, इसका मतलब ये क्या है, हमारे लिए अनजीरेड है। तो जीरेड और अनजीरेड बदल समझ रहे हो कि मैंने कहा हम क्या करते हैं, जो हमारे पास इंटरन्यूक्लियर लाइन है उसके अबाउट रोटेट कर लेते हैं उसे। रोटेट करने से अगर साइन नहीं बदला तो जीरेड पढ़ा जाता है, रोटेट करने से अगर साइन बदल गया तो अनजीरेड पढ़ा जाता है। साइन किस में नहीं बदलता है, तो मैंने कहा जितने भी सिग्मा बॉन्डिंग होते हैं वो सारे के सारे जीरेड होते हैं, और जितने भी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग होते हैं वो सारे के सारे अनजीरेड होते हैं। पाई में उल्टा हो जाता है, पाई में उल्टा क्या हो जाता है कि मैंने कहा जो पाई बॉन्डिंग होते हैं वो अनजीरेड होते हैं, और हमारे पास में जो, ठीक है, मैंने कहा पाई एंटी बॉन्डिंग होते हैं वो क्या होते हैं, जीरेड होते हैं। अब जैसे ये दो ऑर्बिटल है ना, मैंने दो मतलब एक पाई के लिए बनाया कि पाई बॉन्डिंग और एक पाई एंटी बॉन्डिंग है। इसमें हम चेक कर लेते हैं कि भाई हमारे पास में पाई में कौन सा, ठीक है, किस तरह का रिप्रेजेंटेशन होगा। मैंने कहा एक बार जो है ये देख लिया जाए, तो बिल्कुल देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैंने कहा अगर हम जो है ये देखने की कोशिश करें, देखो तो इसमें क्या है, मैंने कहा जैसे हमारे पास पाई बॉन्डिंग है तो क्या लिखा मैंने आपसे कहा कि जितने भी पाई बॉन्डिंग होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, अनजीरेड होते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है ये हमारे लिए पाई बॉन्डिंग है, तो मैंने कहा पाई बॉन्डिंग जितने भी हैं वो कितने हमारे लिए सभी अनजीरेड हैं, ठीक, एक सेकंड। जितने भी पाई बॉन्डिंग हैं वो सभी हमारे लिए क्या होते हैं, अनजीरेड होते हैं। और ये पाई एंटी बॉन्डिंग है, तो मैंने कहा जितने भी पाई एंटी बॉन्डिंग होते हैं वो सारे के सारे हमारे लिए क्या होते हैं, जीरेड होते हैं। तो ये हमारे लिए कैसा हो जाएगा, जीरेड हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका ये होता है हमारे पास में। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका एक और है। दूसरा तरीका क्या है हमारे लिए, दूसरा तरीका ये है कि हम क्या है वेव का साइन चेक करते हैं। अगर दोनों साइड में साइन सेम होता है तो जीरेड पढ़ा जाता है, और साइन अगर अपोजिट होता है तो अनजीरेड पढ़ते हैं। जैसे मान लो इसमें समझाता हूँ मैं, मान लो यहाँ पे हम देखते तो इधर हमारे पास में वेव फंक्शन का साइन कैसा है, नेगेटिव, इधर हमारे पास में वेव फंक्शन का साइन कैसा है, पॉजिटिव। तो अगर अपोजिट साइन होते हैं तो अनजीरेड पढ़ा जाता है, तो मैंने कहा ये अनजीरेड हो गया। इसमें देख लो, इसमें आप इधर देखोगे हमारे पास में साइन कैसा है, नेगेटिव, इधर हम देखेंगे साइन कैसा है, नेगेटिव, दोनों साइड में साइन सेम है, तो ये हमारे लिए क्या पढ़ा जाएगा, जीरेड पढ़ा जाएगा। उससे ना पाई में पहचानना आसान होता है। अब जैसे मैंने कहा इधर देखो, इधर आप देखोगे इन दोनों डायरेक्शन में साइन क्या है, सेम है, इधर भी पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है। साइन सेम अगर मिलता है दो अपोजिट डायरेक्शन में वेव फंक्शन का तो जीरेड पढ़ते हैं, इसलिए इसको जीरेड पढ़ा गया। यहाँ पे आप देख लो, मैंने कहा एक बार यहाँ देख लो और यहाँ देख लो, आप देख लो ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, साइन अपोजिट है, साइन अपोजिट है तो इसको क्या पढ़ा गया, अनजीरेड। तो जीरेड और अनजीरेड के लिए मैंने कहा एक तरीका हमारे पास में ये भी होता है, ठीक है, कि हम क्या करते हैं वेव फंक्शन के साइन को चेक कर लेते हैं, या सिंपल ध्यान रख सकते हैं हम। ध्यान में रखने वाली बात क्या थी कि भाई जो हमारे पास में सिग्मा बॉन्डिंग है वो सभी जीरेड है और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सभी अनजीरेड है। पाई में उल्टा हो जाता है, पाई में मैंने कहा जो बॉन्डिंग होते हैं वो हमारे लिए जीरेड हो जाते हैं, और पाई में जो एंटी बॉन्डिंग होते हैं वो पाई में जो बॉन्डिंग होते हैं वो अनजीरेड हो जाते हैं, और पाई में जो एंटी बॉन्डिंग होते हैं वो जीरेड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने कहा कि भाई हमारे पास में सिग्मा और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, और जो भी मैंने कहा सिग्मा और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने उनमें डिफरेंस क्या थे, जीरेड क्या है, अनजीरेड क्या है, कैसे सिग्मा बना, कैसे पाई बना, हमने इस चीज़ को पढ़ लिया कि भाई इस तरीके से ये सारी चीज़ें फॉर्म हो। अब देखो बात आती है एनर्जी लेवल डायग्राम। चलो ये तो अच्छी बात थी कि भाई यहाँ से क्या हुआ, और मतलब जो भी ऑर्बिटल हैं वो बन गए। अब मैंने कहा जो डिफरेंट हमारे पास में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने
भाई उनका एनर्जी लेवल भी पता चले। तो मैंने कहा ये N+L रूल से तो पता चलता नहीं है, ये तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर बताया गया कि भाई हमारे लिए एनर्जी लेवल क्या होगा। तो हमने जब एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर देखा तो ये पता चला कि जब किसी स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर 14 या उससे कम होते हैं तो एनर्जी लेवल इसको फॉलो करता है, मतलब सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, इनमें इक्वल का साइन लगा हुआ है। इक्वल का साइन लगा है इसका मतलब दे आर डीजनरेट। समझते हैं ना, डीजनरेट का मतलब हमारे लिए क्या होता है, इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल, जिन्हें ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर होती है वो हमारे लिए क्या बोले जाते हैं, डीजनरेट बोले जाते हैं। ठीक है ना, तो मैंने कहा ये इक्वल एनर्जी वाले हैं इसलिए ये क्या है, डीजनरेट हैं। और अगर आप याद करें तो आपको एक बात याद आ जाएगी। क्या याद आ जाएगी कि जो डीजनरेट ऑर्बिटल होते थे उनमें फिलिंग करते टाइम पे क्या होता था, हुंड्स रूल फॉलोड। याद है, ये हमने पढ़ रखा है पहले कि जब भी हम डीजनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं तो हमेशा हुंड्स रूल को फॉलो किया जाता है। तो उसके बाद में सिग्मा 2pz, फिर वो दोनों डीजनरेट ऑर्बिटल आ गए, तो यहाँ भी हुंड्स रूल फॉलो करना है। हुंड्स रूल का मतलब जो भी डीजनरेट ऑर्बिटल होते थे उनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग एक एक करके की जाती थी। और उसके बाद में सिग्मा स्टार 2pz। हाँ, अगर किसी स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन के नंबर 14 से ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ जाता है। तो मैंने कहा अगर हम उसमें देखेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। मतलब सबको सेम है, बस इतना है कि यहाँ जो सिग्मा 2pz है वो यहाँ लिखा गया पाई के बाद में, और यहाँ सिग्मा 2pz जो पहले लिखा गया, बस इतना है। और ये मैंने कहा एक्सपेरिमेंटल भी है, ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर लिखा गया है। अच्छा, कभी कभी किताब में आप एक काम और लिखा हुआ देख सकते हो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूजन जो आप देखोगे तो याद है जब बोर ने अपना ठीक है मॉडल प्रोवाइड किया था, उन्हें पहले सेल को के सेल का नाम दिया था। तो इसीलिए बहुत सारी बुक्स क्या करती हैं, जो सिग्मा 1s ऐसे के कह देती हैं, तो इसे के लिख देती हैं, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, के। कुछ किताबें के स्टार बना देती हैं, लेकिन ज़्यादातर किताबों में के लिखा हुआ मिल जाता है। तो यहाँ पे इन दोनों के लिए के आ जाएगा। बाकी सिंपल रहेगा कि भाई सिग्मा 2s है, उसके बाद में सिग्मा स्टार 2s है, फिर सिग्मा 2pz है ना, फिर पाई 2px और पाई 2py, मतलब बाकी में कोई चेंज नहीं है, बाकी सब एज इट इज़ मैंने लिख दिया है। तो अगर मान लो किसी बुक में मैंने कहा अगर किसी बुक में मान लो हमें जो है वो के लिखा हुआ मिल जाए तो हम समझ जाएंगे कि जो सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s है बेसिकली इनके लिए हमने के और के लिखा होता है, क्योंकि ये फर्स्ट सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो दो ही होते हैं, है ना। आपने से एक तो सिग्मा और पाई पढ़ा है, मैंने कहा इसके अलावा हम जानते हैं सिग्मा होता है, पाई होता है, और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डेल्टा होता है। लेकिन हमें डेल्टा नहीं पढ़ाया जाता है हमारे सिलेबस में। जो भी ओवरलैपिंग बताई गई है वो एस और पी तक की ओवरलैपिंग बताई गई है। डेल्टा जो होता है वो डी की ओवरलैपिंग से बनता है, और हमारे सिलेबस में कोई मॉलिक्यूल ऐसा नहीं रखा गया है जिसमें डी की ओवरलैपिंग इंट्रोड्यूस हो गई है। तो हालांकि होते तीन हैं, लेकिन हम सिग्मा और पाई तक ही पढ़ते हैं हमारे सिलेबस में, इससे ज़्यादा नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो हम जो भी इलेक्ट्रॉन्स के नंबर होंगे वो पता कर लेंगे, और इलेक्ट्रॉन के नंबर पता करके भाई उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया करेंगे। भाई ये लिखा जाएगा, लिखना हम जानते हैं, लिख लेंगे, हम सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, ऐसी बात नहीं है, ये होगा। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है तो इससे फ़ायदा क्या क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे वहाँ पे तो मैंने कहा था ये एनर्जी ऑर्डर में लिखा था भाई, मतलब ये सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में था ना, कि सिग्मा 1s की एनर्जी सबसे कम है, सिग्मा स्टार 1s थोड़ा ज़्यादा है, सिग्मा 2s ज़्यादा है, सिग्मा स्टार 2s उससे ज़्यादा है। ये डायग्राम के फॉर्मेट में दे रखा है, मतलब ऐसा जो डायग्राम है वो एनसीईआरटी ने दिया है, तो मैंने एनसीईआरटी से ही ये डायग्राम आपको दे रखा है कि भाई उसने कहा कि हमारे पास में जो मतलब बस समझना है, इसको बनाना नहीं होता है जनरली, है ना, क्योंकि हम लोगों को तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने उसमें ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो जैसे हमारे पास में 1s और 1s है, ये दोनों कंबाइन करेंगे तो इससे दो और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक सिग्मा 1s बनेगा और एक सिग्मा स्टार 1s बनेगा। और हमने ये भी देख लिया कि भाई हमारे पास में एक बॉन्डिंग बनेगा और एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा। तो यहाँ दिखा रखा है कि ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता दिखा रहे हैं,
और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बना और ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बना। ऐसे ही जब हमारे पास में 2pz और 2pz है, ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो मैंने कहा यहाँ से भी 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे और सिग्मा 2pz एंड सिग्मा स्टार 2pz, वो हमें मालूम है कि भाई सिग्मा 2pz की एनर्जी कम होगी, सिग्मा स्टार 2pz की एनर्जी ज़्यादा होगी। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि जो z एक्सेस है, हालांकि मैंने लिखा है z एक्सेस इज इंटर न्यूक्लियर एक्सेस, सो सिग्मा बॉन्ड is formed by z एक्सिस। ठीक है, मैंने कहा z एक्सिस जो है वो हमने अपना इंटर न्यूक्लियर एक्सिस माना है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड बनाने की जो जिम्मेदारी है वो z एक्सिस की है, मतलब है ना, z एक्सिस के अलॉन्ग बनेगा, pz से बनेगा और बाकी सभी जो है वो पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ऐसे ही जैसे ये हमने 2px ले लिया, ये 2px ले लिया है, ठीक है, तो उनसे 2 बन गए, हमारे पास में बॉन्डिंग बन गई और एक एंटी बॉन्डिंग। ये उधर उनका शेप दे रखा है हमें जो है कि भाई शेप क्या होगा, जैसे 2pz तो ये हमारे लिए सिग्मा 2pz ऐसे बनेगा, दिखने में ऐसा लगेगा, और हमारे पास में जो है वो ये सिग्मा स्टार 2pz है, सिग्मा स्टार 2pz जो देखने में ऐसा लगेगा। ऐसे ही अब पाई हमारे पास 2px है, जब ये कंबाइन करेंगे तो बॉन्डिंग बनाएंगे तो पाई 2px ऐसा दिखेगा, और हमारे पास में जो एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे तो उसमें पाई 2px ऐसा दिखेगा। ठीक है ना, मतलब जैसे मतलब ये होता है कि जैसे प्लस प्लस है, अब जब प्लस प्लस दोनों आपस में ओवरलैप कर गए तो जाहिर सी बात है प्लस वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो उसका प्लस हमने बड़ा लोब कर दिया। अब माइनस माइनस वाले भी ओवरलैप कर गए तो उधर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो माइनस वाले का साइन बड़ा कर दिया, तो ये पाई 2px पढ़ा गया। अब जैसे यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग चल रहा है तो यहाँ पे मैंने कहा जब एंटी बॉन्डिंग चलेगा हमारे पास में तो उसमें क्या होगा कि प्लस वाला माइनस वाले के साथ ओवरलैप करेगा तो प्लस वाले की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है, प्लस वाली कम हो गई। इधर हमारे पास में मैंने कहा माइनस वाले की कम हो जाएगी, डिस्ट्रक्टिव हो रहा है ना, तो मैंने कहा इधर भी यही काम हो जाएगा, तो यहाँ प्लस वाले की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कम हो जाएगी और माइनस वाले की, तो ये हमारे लिए एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा, इस टाइप से नज़र आएगा। तो हमने ये देखा कि भाई हमारे पास में जो भी, ठीक है, ये मतलब एनर्जी डायग्राम है, हालांकि मतलब जनरली हमें रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं, लेकिन मैंने समझा दे के हाँ इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे पास में उस तरह का ऑर्डर लिखा गया। ठीक है भाई, चलिए तो हम जो है इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं। अगला लेक्चर अभी हम डिस्कस करेंगे, अभी और भी कुछ फीचर्स हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूल हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसे कंटिन्यू करते हैं, या जो भी और सारी बातें हैं बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना, ये सब टॉपिक्स जो हैं वो अगले लेक्चर में, क्योंकि हमने आज सिर्फ थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट किया है, हमने अभी तक कोई भी न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व नहीं किया है। तो अगले लेक्चर में हम इसका मतलब जो और रिमेनिंग थ्योरी वाला पार्ट है वो भी कंप्लीट करेंगे, प्लस अदर जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे इससे रिलेटेड हम वो भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, बाय।